दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले बजट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बजट प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत इसके पहले की क्लासों में हम लोगों ने लोक वित्त अवधारणा, परिभाषा, विषय वस्तु, लोक वित्त निजी वित्त में अंतर, निजी, सार्वजनिक एवं मेरिट वस्तुओं के बारे में पढ़े हैं। इसके अलावा बजट परिभाषा एवं उद्देश्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बजट के प्रकार, शून्य आधारित बजट एवं लैंगिक बजट के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। बजट खाता एवं बजट घाटा संकल्पना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग बजट प्रारूप के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्ययों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राप्तियां मुख्य रूप से इसमें राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजी प्राप्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे और व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय और पूंजी व्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, पूंजी प्राप्तियां किसे कहते हैं, कौन कौन सी पूंजी प्राप्तियां होती हैं, और इसी प्रकार से राजस्व व्यय किसे कहते हैं और राजस्व व्यय में कौन कौन सा व्यय शामिल किया जाता है। इसके अलावा पूंजी व्यय किसे कहते हैं और पूंजी व्यय में कौन कौन सा व्यय शामिल किया जाता है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राप्तियों की अगर बात की जाए तो प्राप्तियां बजट में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्राप्तियां दिखाई जाती हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजी प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों को शामिल किया जाता है और गैर कर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से पूंजी प्राप्तियों में राजस्व आधिक्य, कर्जा वसूली से प्राप्त आय, विनिवेश, आंतरिक एवं बाह्य बाजार उधारी को शामिल किया जाता है। अब जान लेते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या हैं। तो प्राप्तियां किसी वित्तीय वर्ष में सरकार जितनी परिसंपत्ति अर्जित करती है उसे क्या कहते हैं, प्राप्तियां कहते हैं। प्राप्तियों में दायित्ववान एवं दायित्वविहीन परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। अर्थात किसी वित्तीय वर्ष में सरकार को जितना राजस्व की प्राप्ति होती है उसे ही प्राप्तियां कहते हैं, जिसमें दायित्ववान और दायित्वविहीन दोनों प्रकार की परिसंपत्ति शामिल होती हैं। राजस्व प्राप्ति क्या है? एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त की गई वह सभी परिसंपत्ति जिसमें सरकार के दायित्व में वृद्धि नहीं होती है और इसमें निरंतरता की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। अर्थात वह राजस्व, ऐसा राजस्व जिसमें सरकार के दायित्व में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, या कह सकते हैं सरकार के दायित्व में देनदारी नहीं बढ़ती है, तो उसे राजस्व प्राप्ति कहते हैं। सभी प्रकार की दायित्व विहीन आय राजस्व प्राप्ति में शामिल है। डाल्टन किसी देश में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने का सुझाव देते हैं। तो राजस्व प्राप्ति एक अच्छी बात है क्योंकि इससे सरकार की देनदारी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है और सरकार को एक अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सरकार कल्याणकारी योजनाओं में या विकास योजनाओं में कर सकती है। अब राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति। कर राजस्व प्राप्ति दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियां और अप्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियां। प्रत्यक्ष कर से राजस्व प्राप्तियों का मतलब उससे है कि सरकार जिस टैक्स के माध्यम से राजस्व का एकत्रण करती है, और अप्रत्यक्ष कर में भी टैक्स के माध्यम से ही सरकार राजस्व का एकत्रण करती है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पर या जिस पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति कर का वहन करता है, और अप्रत्यक्ष कर में जिस पर कर लगाया जाता है वह व्यक्ति कर न देकर किसी दूसरे पर कर को टाल देता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में
जो राजस्व की प्राप्तियां हैं उसमें आयकर से राजस्व प्राप्ति, निगम कर से राजस्व की प्राप्ति, संपत्ति कर से गवर्नमेंट को होने वाली राजस्व प्राप्ति और व्यय कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर एवं आस्ति कर से गवर्नमेंट को होने वाली प्राप्ति को शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाली राजस्व प्राप्ति और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क से होने वाली राजस्व प्राप्ति को अप्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा, गुण, दोष एवं विशेषताएं और कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं, इनका विस्तार से हम अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा गैर कर राजस्व प्राप्ति में कौन कौन से चर शामिल किए गए हैं, तो इसमें देख लेते हैं। कर आय के अतिरिक्त केंद्र सरकार गैर कर राजस्व से भी राजस्व इकट्ठा करती है, जैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंश। इसमें कौन कौन से हैं? रेलवे से प्राप्त निवल अंश, डाकघर, आरबीआई का लाभांश, वन, समुद्र पारीय संचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ब्याज प्राप्तियां, आय, शुल्क, ब्याज, दंड, जुर्माना आदि से प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। राजकोषीय सेवाएं, जिसमें करेंसी, सिक्के एवं ढलाई से प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व प्राप्ति में शामिल किया जाता है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है। पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं? राजस्व प्राप्तियों में हम लोग बताए जाने की राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिसमें सरकार के किसी भी दायित्व में वृद्धि नहीं होती है और सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, जिसमें दायित्ववान और दायित्वहीन दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं कि पूंजी प्राप्तियों में कौन कौन सी प्राप्तियां शामिल होती हैं और किसे कहते हैं पूंजी प्राप्तियां। तो एक वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त की गई वह सभी परिसंपत्ति जिसमें सरकार की देनदारी में वृद्धि होती है तथा जिसमें निरंतरता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, उसे पूंजी प्राप्ति कहते हैं। मतलब लगातार राजस्व की प्राप्ति सरकार को नहीं होती है पूंजी प्राप्ति में, और राजस्व परिसंपत्ति में लगातार सरकार को पूंजी की प्राप्ति होती थी और निरंतरता की प्रवृत्ति पाई जाती थी। यहाँ निरंतरता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, उसे पूंजी प्राप्ति कहते हैं। इसमें सभी दायित्ववान परिसंपत्ति शामिल होती हैं, जैसे राजस्व आधिक्य, कर्ज वसूली से प्राप्त आय, विनिवेश। ये पूछा जाता है विनिवेश किस प्रकार की प्राप्ति है, तो विनिवेश पूंजीगत प्राप्ति है। विनिवेश जब किसी देश की सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का हस्तांतरण निजी क्षेत्र में करती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। विनिवेश में देनदारी नहीं बढ़ती है पर इसमें निरंतरता का अभाव रहता है। तो पूंजी प्राप्ति में विनिवेश, राजस्व आधिक्य, कर्जा वसूली से आय, इसके अलावा आंतरिक एवं बाजार उधारी, बाह्य बाजार उधारी, विदेशी सहायता, पीएफ, अन्य दायित्व जिसमें इंदिरा विकास पत्र, आवास विकास पत्र, लघु बचत योजना, पोस्ट ऑफिस में जमा राशि, इससे सरकार के दायित्व में वृद्धि होती है। तो यह है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है कि निरंतरता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है और यह लगातार गवर्नमेंट को नहीं प्राप्त होती है, और इसमें सरकार की देनदारी में किसी प्रकार की वृद्धि होती है, और राजस्व प्राप्ति में सरकार की देनदारी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती क्योंकि उसमें टैक्स से पैसा मिलता है। पूंजीगत प्राप्तियों में ज़्यादातर दायित्ववान 90% परिसंपत्ति शामिल होती हैं तथा दायित्वहीन परिसंपत्तियां 5 से 10% शामिल होती हैं। इसलिए बजट में पूंजीगत प्राप्ति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसके बढ़ने से भविष्य में सरकार की देनदारियां बढ़ती हैं। पूंजीगत प्राप्ति के बढ़ने से सरकार की देनदारियों में भविष्य में वृद्धि होती है। अब पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय दो प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में क्या है? योजनागत राजस्व व्यय और विकासात्मक राजस्व व्यय, और या कह सकते हैं गैर योजनागत या गैर विकासात्मक व्यय। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय में योजनागत और गैर योजनागत। अब व्यय क्या है? जब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्चा किया जाता है तो उसे व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय किसे कहते हैं? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब खर्चा किया जाता है तो उसे व्यय कहते हैं।
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए तथा विकास संबंधी योजनाओं का संचालन करने के लिए जब गवर्नमेंट धन व्यय करती है तो उसे क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। और राजस्व व्यय एक वर्ष में सरकार द्वारा दिए गए वे सभी व्यय जो चालू उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंध रखती हैं उसे राजस्व व्यय कहते हैं। इस व्यय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में आवर्तता नहीं पाई जाती है, अर्थात चालू वर्ष में व्यय तथा चालू वर्ष में ही खत्म होता है, बारंबार उपभोग नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं सरकार के वे सभी खर्च जो भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं उन्हें राजस्व व्यय कहा जाता है। इन खर्चों का संबंध सरकारी विभागों के संचालन विभिन्न सेवाओं से होता है। तो राजस्व व्यय में क्या होता है? इसमें आवर्तता की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात चालू वर्ष में ही व्यय किए जाते हैं और चालू वर्ष में ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। विश्वविद्यालय चलाने के लिए जो व्यय सरकार करती है वह राजस्व व्यय होता है तथा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जो व्यय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूंजी व्यय कहा जाता है। राजस्व व्यय विकास की दर, विकास के स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। अब राजस्व व्यय दो प्रकार का होता है, योजनागत राजस्व व्यय या इसे कह सकते हैं विकासात्मक राजस्व व्यय। तो आर्थिक स्तर एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास पर वर्ष भर में जितना राजस्व व्यय किया जाता है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। अथवा कह सकते हैं एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए वे सभी व्यय जिसका संबंध देश की पंचवर्षीय योजना से होता है उसे योजनागत या विकासात्मक व्यय कहते हैं, यानी ऐसा व्यय जिसका योजना में पहले से वर्णन किया गया होता है। जैसे ग्रामीण विकास पर किया गया व्यय, गरीबी बेरोजगारी पर किया गया व्यय, सिंचाई पर होने वाला व्यय, बाढ़ नियंत्रण पर होने वाला व्यय, इन सबको योजनागत या विकासात्मक व्यय में शामिल किया जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास पर किया गया व्यय योजना व्यय होता है या विकास के स्तर को बनाए रखता है, इसलिए इसे विकासात्मक व्यय कहा जाता है। तो योजनागत व्यय क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास पर वर्ष भर में जितना राजस्व व्यय किया जाता है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। अर्थात जो ऐसा व्यय जो मुख्य रूप से 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना में पहले से जिसका वर्णन होता है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। और योजनागत व्यय के लिए मुख्य रूप से योजना आयोग जिम्मेदार होता है। अगला गैर योजनागत व्यय क्या है या गैर विकासात्मक व्यय क्या है? इसे बजट में गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत उन मदों पर होने वाले व्यय को शामिल किया जाता है जो योजना का हिस्सा नहीं होते हैं, जो योजना से इतर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैर योजनागत व्यय कहते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से वित्त आयोग जिम्मेदार होता है, योजना का हिस्सा नहीं होते हैं। ऐसी परियोजनाएं जो भविष्य में पूरी हो चुकी हैं उनके रख रखाव के लिए व्यय की आवश्यकता होती है, परिणाम स्वरूप गैर योजना व्यय का आकार स्वतः बढ़ जाता है। जैसे प्रशासनिक व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय, पेंशन व्यय, रक्षा व्यय, अनुदान एवं सहायता व्यय। तो रक्षा व्यय गैर विकासात्मक या गैर योजनागत व्यय है। इसी प्रकार से ब्याज अदायगी पर जो किया गया व्यय योजनागत व्यय नहीं है, यह गैर योजनागत व्यय है। अनुदान या सहायता भी गैर योजनागत व्यय है, इसका योजना में वर्णन नहीं होता है या इसके लिए 5 ईयर प्लान या योजना आयोग जिम्मेदार नहीं होता है इस व्यय के लिए। अब योजनागत दो प्रकार, पूंजीगत योजना व्यय। पूंजीगत व्यय क्या है? एक वर्ष में सरकार द्वारा किए गए वह सभी व्यय जिसमें पूंजीगत भौतिक संपत्ति में वृद्धि होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। मतलब एक वित्तीय वर्ष में सरकार जब धन खर्चा करती है तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की भौतिक परिसंपत्ति में जब वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहा जाता है। पूंजीगत व्यय विकास की दर में वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। किसी भी देश में पूंजीगत व्यय को अच्छा माना जाता है क्योंकि यह परियोजना की संख्या को बढ़ाता है जिससे उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप सरकार का दायित्व क्या होता है? कम होता है। क्यों दायित्व कम होगा? क्योंकि पूंजीगत व्यय पर वृद्धि से
भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण होता है और भौतिक परिसंपत्ति मुख्य रूप से सरकार की ही संपत्ति हो जाती है। योजनागत पूंजीगत व्यय क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास पर किया गया वह व्यय जो 5 ईयर प्लान में शामिल होता है उसे योजनागत व्यय कहा जाता है। योजनागत व्यय जो योजना के अनुसार किया जाता है, योजना आयोग द्वारा निर्धारित व्यय को योजनागत व्यय कहा जाता है और जो पहले से पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया जाता है उद्देश्य के तहत किया गया व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, रेल पर किया गया पूंजीगत व्यय जिसमें परियोजनाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं, योजनागत व्यय कहते हैं। गैर योजनागत व्यय क्या है? ऐसे पूंजीगत व्यय जिनका उल्लेख 5 ईयर प्लान में नहीं होता है, इसके लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होता है। जैसे सामान्य सेवाएं, गैर आवासीय मकान, कार्यालय तथा प्रशासनिक इमारतों के निर्माण पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय गैर योजनागत व्यय में शामिल किया जाता है। राजस्व प्राप्तियां। अब इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बजट के प्रारूप में मुख्य रूप से एक तरफ प्राप्तियां और एक तरफ व्यय खाते का वर्णन किया गया, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां होती हैं। इधर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है। अब राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं। इसी प्रकार से पूंजीगत प्राप्तियां अपनी होती हैं और राजस्व व्यय में भी कर राजस्व व्यय और गैर कर राजस्व व्यय या योजना आयोग व्यय या गैर योजना आयोग व्यय को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से योजना पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजी व्यय को शामिल किया जाता है। अब इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व व्यय को राजस्व खाता कहा जाता है और पूंजी प्राप्तियां प्लस पूंजी व्यय को पूंजी खाता कहा जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का बजट राजस्व खाता और पूंजी खाता मुख्य रूप से दो खाताओं का योग है, या राजस्व खाता और पूंजी खाता को जोड़ने पर बजट बनता है। इस प्रकार भारतीय बजट में दो खाताओं का योग कहा जाता है। 2017-18 के बजट से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को एक में मिलाने का सुझाव दिया गया था, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। इससे योजनागत एवं गैर योजनागत राजस्व व्यय का कोई मतलब नहीं रह गया था। तो इसका मतलब है कि विकास के रास्ते को बनाए रखने के लिए किए गए व्यय को ही योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय में बांटते हैं। तो भारत में योजनागत व्यय कम होती है तथा गैर योजनागत व्यय अधिक होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बजट के प्रारूप के बारे में अध्ययन किया और बजट में प्राप्तियां क्या हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन से चर को प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, उसी प्रकार से राजस्व व्यय क्या है, किसे कहते हैं और कौन कौन से व्यय को राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग बजट घाटे के क्या कारण हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यय पक्ष और आय पक्ष का जिक्र किया जाएगा।